नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज जारी है। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करा दिया गया है। अगला चैप्टर अर्थात कल से आप लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानोगे और ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम को बताया जा रहा है, जिसके तहत हिमालयन रिवर सिस्टम को क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट करा दिया गया है। आज से आप पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में जानोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यह पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो बताया जाएगा आपको बहुत ही डीप में गहराई के साथ जहाँ भी संभव हो सका है उसको मैपिंग कराया गया है और फिगर लिया गया है और उसके माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर पूरी आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप लाभान्वित होंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ बनाया गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में और बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे। इसके पहले मैं जस्ट बताइए आप लोगों को कि मैं हिमालयन रिवर सिस्टम को कंप्लीट कराई हूँ और हिमालयन रिवर सिस्टम में भी 2 पार्ट्स में बांट के मैं आप लोगों को बताई थी। एक तो बताई थी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इसके तहत आप क्या पढ़े थे, इंडो बे ऑफ बंगाल की तहत ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज को। ओके, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के तहत मैं आप लोगों को क्या बताई थी, इसके तहत मैं बताई थी इंडस रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज के। तो ये दोनों ही कंप्लीट करा दिया गया है, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई क्वेश्चन आंसर के साथ आप जरूर देखें। आज से प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बारे में आप जानने जा रहे हो, तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी आप उसी तरह 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ोगे, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अर्थात इनटू अरेबियन सी के अंतर्गत में आप इन नदियों को पढ़ोगे। नर्मदा नदी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, तापी नदी, इसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं, माही नदी और साबरमती। ओके, साबरमती रिवर के बारे में आप जानोगे। इसके अलावा और 2-3-4 छोटी छोटी नदियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इनटू बे ऑफ बंगाल में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, इस नदियों के बारे में आप जानोगे। बेगई, 1-2 और छोटी छोटी नदियाँ आएगी, उसको मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप पढ़ोगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अर्थात वो नदियाँ जो कि जाकर अरब सागर में गिर जाती है। एक मोटा मोटी सबसे पहले हम मैपिंग कराने का प्रयास करेंगे आपको। रफली थोड़ा सा नदी को देख लो, जैसे कि नर्मदा नदी, ठीक है, ये देखो यहाँ से ये नर्मदा नदी है। तो मेरा दिखाने पॉलिटिकल मैप मैं ली हूँ इसलिए ताकि इमेज बने आपके दिमाग में और ये सेंस में बैठे कि ये नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर है और एमपी बॉर्डर है। मेरे दिखाने का मतलब कि नर्मदा नदी को लोग इग्नोर कर देते हैं कि छत्तीसगढ़ से नहीं जाती है, जबकि जाती है, क्योंकि यहीं पर मैकाले रेंज और ये अमरकंटक प्लेटियो है, टच करता है छत्तीसगढ़ को भी ये और एमपी। तो यहाँ से भी यानी कि टच बॉर्डर लाइन से निकल रही है। तो ये नदी नर्मदा जो नदी होगी छत्तीसगढ़ से भी जा रही है, ठीक है। तो ये नदी निकल रही है अमरकंटक प्लेटियो से, आप देख रहे हो, और आके खंभात की खाड़ी में गिरेगी भरोच के पास, ठीक है। चलो अब तापी नदी देखो, इसको ताप्ती नदी भी कहते हैं। ये भी सेंट्रल सतपुड़ा रेंज से निकलती है और ये भी जाके खंभात की खाड़ी या कंबे की खाड़ी में गिर जाती है। 2 नदी यहाँ पर दिया है, छोटी छोटी नदियाँ नहीं दिया है तो मुख्य रूप से। अब चलो यहाँ भी देख लो, साबरमती रिवर इस मैप में नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आप लूनी नदी भी आज पढ़ लोगे। हालांकि प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, मरुस्थलीय नदी है, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग है। और जब वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ ही रहे हैं तो साथ में लूनी भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर है ये, नाग पहाड़ी निकलती है अजमेर के पास से, ठीक है। अरावली रेंज है इसके लिए, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसके अजमेर शहर, जोधपुर शहर इसी नदी तट पे बसा हुआ है। ये नदी खास बात यह है कि अरबियन सी में नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रन में जाकर ये क्या करती है, उसके दलदल में समाप्त हो जाती है, इन कर जाती है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये नदी अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या लूनी नदी अरब सागर तक पहुँच पाती है, नहीं, कच्छ रन में जाके विलीन हो जाती है। अब चलो आज मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर बता रही हूँ, इसलिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर की मैपिंग करा रही हूँ। कल के क्लास में मैं आप लोगों को ईस्ट फ्लोइंग जब रिवर कराऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी देख लो थोड़ा सा यहाँ से। आपको पता है कृष्णा नदी, कावेरी नदी सब ईस्ट फ्लोइंग है।
यानी कि पूरब की तरह, और सभी जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। गोदावरी नदी यहाँ देख लो इस मैप पे, ये गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी दिख रही होगी, सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय नदी में। और कृष्णा है, माही नदी होगी, ये माही नदी। इसी के साथ आज मैं आप लोगों को जब वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर बताऊंगी तो दामोदर भी बता दूंगी, ठीक है, और स्वर्ण रेखा भी। हालांकि ये प्रायद्वीपीय में नहीं आएगी लेकिन फिर भी इसको जान लेना, ठीक। उसके बाद पेनार रिवर देख सकते हो, कृष्णा के बाद आती है, क्रम भी याद करा दूंगी कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से क्या है, कावेरी, नीचे में बेगई भी एक रिवर आएगी, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ये देख लो शारावती नदी भी, शारावती नदी यहाँ दिया नहीं है इस मैपिंग पे, मैप पे शारावती रिवर, हाँ ये दिया है, कर्नाटक से आएगी ये नदी। जोग फॉल से, इसको महात्मा गांधी फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, जलप्रपात, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है, ठीक है। वेम्बनाड लेक है, आपको पता है ना, केरल की, इसमें कौन सी नदी आके गिरती है? पेरियार गिरती है? नहीं। भरतपुजा गिरती है? नहीं। तो फिर कौन गिरती है? पंबा नदी गिरती है, याद रखना। कभी भी यूपीएससी पूछे आपसे कि वेम्बनाड लेक में आकर मर्ज कर जाती है पेरियार, तो गलत हो जाएगा, पंबा नदी, इसलिए वेम्बनाड लेक भी आपको दिखाना जरूरी था। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के तहत में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि बेसिक है, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आपका प्रायद्वीपीय नदी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलो जानते हैं क्या है कंसेप्ट। एक मिनट। ये प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली भारत के पठारी हिस्से में बहने वाली नदी है, ये तो बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल बहने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय नदियां गैर बारहमासी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि एक मिनट, सॉरी, ये नदियां गैर बारहमासी होती है, यानी कि नॉन पेरेनियल होती है। नॉन पेरेनियल यानी सालों भर इनमें पानी का अभाव होता है, इनका फ्लो कम हो जाता है। जहाँ बारिश के मौसम के दौरान, जबकि हिमालयन रिवर क्या होती है? पेरेनियल होती है। मैं बार बार क्यों पेरेनियल होती है? क्योंकि वो बर्फ के पर्वतों से निकलती है, इसलिए पानी सालों भर पानी पिघलते रहता है, बर्फ पिघलते रहता है और पानी की कमी नहीं होती है। ये नॉन पेरेनियल इसलिए होती है क्योंकि बर्फ के पर्वत से नहीं निकलती है। जहाँ बारिश के मौसम के दौरान सबसे अधिक बहाव होता है, इन नदियों में बारिश के मौसम के दौरान क्या होता है? सबसे अधिक बहाव होता है। प्रायद्वीप की नदियां अपने परिपक्व चरण, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अपने आधार स्तरों में पहुंच चुकी है, जिनका ऊर्ध्वाधर कटाव नामुमकिन है। अभी अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ सब सारी चीजें क्या होता है। बस तो ये समझे कि प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है भारत के पठारी हिस्सों में बहने वाली नदियां है। प्रायद्वीपीय नदियां गैर बारहमासी होती है और जहाँ बारिश के मौसम के दौरान सबसे अधिक बहाव होता है। इन नदियों में बारिश के मौसम के दौरान ही सबसे अधिक बहाव होता है। और प्रायद्वीप की नदियां अपने परिपक्व चरण, यानी कि जो इसके मैच्योर पीरियड है, अपने पहुंच चुकी है और अपने आधार स्तर में पहुंच चुकी है, यानी कि जितना भी उनका काटना था निचले स्तर को, वहां तक ये पहुंच चुकी है, अपने बेड लेवल को टच कर दी है, और जिसका ऊर्ध्वाधर कटाव नामुमकिन है। हालांकि कटाव होगा लेकिन क्षैतिज कटाव होगा, ऊर्ध्वाधर नहीं, ठीक है। अब देखो, उसके पहले मैं थोड़ा सा और चीज आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये सारी चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद मैं डिटेल्स, और प्रायद्वीपीय नदी को मैं डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन अगर मेंस में भी बने या पीसीएस मेंस में बने तो इन पॉइंट्स को आप कैरी करते चलना, ताकि लिख दो वहां जाकर। इसलिए मैं जगह जगह पे आप लोगों को पॉइंट वाइज में लिखी हूँ, न सिर्फ फिगर के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, बल्कि रिटन भी कराते हुए कि एक तरीका क्या होना चाहिए रिटन को, उसको भी आप एडॉप्ट करना, बहुत ही फायदा होगा। भ्रंश घाटी और रैंप घाटी, क्योंकि आएगा अभी आगे चलकर, नर्मदा जब पढ़ोगे और तापी नदी पढ़ोगे तो भ्रंश घाटी के नाम सुनोगे, तो इसलिए पहले जान लो। और असम नदी, सॉरी, जब ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी कि ये नदी असम में रैंप घाटी से होकर बहती है। तो आज वहाँ में बस इतना बताई थी कि बैंक टू बैंक दूरी कम हो जाता है, लेकिन आज मैं डिटेल में आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि वास्तव में रैंप घाटी होता क्या है, ठीक है। चलो, तो जो भ्रंश घाटी होता है ये क्या होता है? तो भ्रंश घाटी होता है कि जब मान लेते हैं कि ये एक चट्टान है, ठीक, ये पूरा चट्टान दिख रहा होगा, दोनों में एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तनाव जनित बल लगेगा।
तो जब दो चट्टानों में विपरीत दिशा, देखो ये इधर जा रहा है, ये वाला बल का डायरेक्शन इधर है और ये दोनों एक दूसरे दिशा में बल खींच रहे हैं। इसी चट्टान को मान लेते हैं कि दो व्यक्ति खींच रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब खींचातानी होता है तो तनाव होगा, दोनों तरफ से तनाव हुआ तो क्रैक हो जाता है, एक क्रैक हो जाएगा यहाँ पर, इसमें फॉल्ट देख लो, यहाँ पर दिखा दी हूँ दूसरे फिगर में, क्रैक होगा, तनाव लगा। तो दो चट्टानों के बीच में तनाव जनित बल के बाद एक क्या हो जाएगा, दरार उत्पन्न हो जाता है, ठीक। दरार उत्पन्न हुआ तो यही दरार क्या होता है, समय के साथ जो ये दरार के स्तंभ है, ये वाला स्तंभ, जैसे मान लेते दरार पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, दरार नीचे धंस जाएगा। ये वाला देख रहे हो, यहाँ पर आकर नीचे धंस गई ये चट्टान। तो जब ये चट्टान धंसेगी तो ये घाटी बन जाता है, क्या बनेगा, घाटी, ठीक है। क्योंकि दो चट्टानों के बीच में तनाव जनित बल के बीच में दरार उत्पन्न होता है और यही दरार समय के साथ अवतलन कर जाता है, धंस जाता है और ये क्या बनेगा, रिफ्ट घाटी। रिफ्ट का मतलब धंस जाना, दरार हो जाना, अवतलन हो जाना। तो भ्रंशन के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक तो दरार पड़नी चाहिए, बिल्कुल दरार पड़ेगा तभी तो ये धंसेगा, या विभंग, दरार से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा फ्रैक्चर होता है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा। और भ्रंशन, फॉल्ट या बिग गैप आ जाए, ठीक है, थोड़ा फॉल्ट हो जाए, माने दरार का बड़ा रूप फ्रैक्चर और फ्रैक्चर का भी बड़ा रूप क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। तो भ्रंशन के लिए कम से कम ये तीन चीज होनी चाहिए, ठीक। और बल कौन होना चाहिए यहाँ पर, तनाव जनित बल भी होना चाहिए और संपीड़न बल, यानी कि भ्रंशन के अंतर्गत दोनों बल होना चाहिए। दोनों ही क्या है, ये क्षैतिज संचलन है और भ्रंशन की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों यानी कि संपीड़न, ठीक है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन व फोर्स ऑफ टेंशन यानी कि तनाव से होती है, परंतु तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा कहने का मतलब, एक पॉइंट लिखवाने का मतलब कि जो भ्रंश की उत्पत्ति है दोनों बल से होता है, एक तनाव जनित बल से भी होता है, एक संपीड़न बल से। तनाव जनित बल से क्या होगा, आपका भ्रंशन यानी कि भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, इसमें दोनों दिशा से क्या होगा, विपरीत दिशा में खिंचाव होता है, ठीक है। देख रहे हो, ये आप एरो मार्क से मैं दिखा दी हूँ और इसी खिंचाव के वजह से क्या होगा, चट्टानों में दरारें पड़ जाती है या फॉल्ट हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा। और यही फ्रैक्चर जो होता है, ये जो फ्रैक्चर एरिया वाला जो चट्टान होता है, समय के साथ धंस जाएगा अंदर की तरफ और ये धसाव हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी, जो नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहेगी उसको रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियां कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों चट्टान यथावत रहेगा आसपास के और नीचे वाला जो फ्रैक्चर चट्टान है वो धंस जाता है, ठीक। अब थोड़ा रैंप घाटी भी, रैंप घाटी का निर्माण क्या होता है, ये संपीड़न बल से होता है। संपीड़न बल के लिए भी भ्रंशन होना जरूरी है, लेकिन भ्रंशन ज्यादा तनाव जनित बल से होता है, लेकिन संपीड़न बल में भी क्या होता है, भ्रंशन होगा। यहाँ भी क्या होगा कि दरार या चटकन होगा। लेकिन अब देख लो, ये मान लेते हैं कि चट्टान है, चट्टान पहाड़ कुछ भी मान लो, ठीक है, और यहाँ दोनों एक ही दिशा में बल लग रहा है, इधर और इधर, यानी कि बल यहीं लग रहा है, या खिंचाव नहीं हो रहा है, धक्का दिया जा रहा है, ये भी धक्का यहाँ मार रहा है, ये भी धक्का यहाँ मारेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि संपीड़न, जैसे बलित पर्वत जो देखे हो ना, सभी संपीड़न बल के परिणाम है। जब मैं पर्वत पढ़ाऊंगी ना, पर्वत निर्माणकारी बल, उसमें सब डिटेल में क्षैतिज संचलन क्या होता है और उसके मतलब वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सब कुछ डिटेल में कराऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को प्रायद्वीपीय रिवर बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करती चलती हूँ ताकि ये इमेज बना रहे हूँ। हाँ, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी रैंप घाटी और भ्रंश घाटी फिर से एक बार। लेकिन इसमें क्या होगा, अब जो रैंप घाटी है, तो रैंप घाटी में संपीड़न बल, संपीड़न क्या होता है, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, जैसे बलित पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये सब क्या है, संपीड़न, ऐसे फोल्ड पड़ जाएगा। तो अब देखो, यहाँ संपीड़न बल लगता है तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये यथावत रहता है, जस के तस रहेगा और ये ऊपर के हिस्सा उठ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऊपर का हिस्सा उठ जाएगा, यानी कि लैंड इसमें नहीं धंसता है, ये वाला ये नहीं धंसेगा, ये जस के तस। तो जब दो चट्टानों के बीच में दरार पड़ती है, ठीक है, सॉरी, जब चट्टानों के बीच में दरार हुआ और दो स्तंभ बना चट्टानों के बीच में, तो जो बीच वाला पार्ट यथावत रहे, ये जस का तस रहे और उसके साइड का जो चट्टान है ऊपर उठ जाए, ठीक है, ऐसे उठ जाए। तो ये क्या क्या होगा, रैंप घाटी। समझ गए रैंप घाटी क्या है। और इसमें क्या अंतर दोनों में क्या होता है कि ये अंदर का पार्ट धंस जाता है जहाँ क्रैक हुआ है, और ये अंदर का पार्ट ये वाला यथावत रहता है और ऊपर का पार्ट यहाँ उठ जाता है, ठीक है, और ये ऊपर का पार्ट यहाँ यथावत रहता है, जस का तस रहेगा, ठीक है। जैसे चट्टान
ये जस का तस रहेगा। ये मान लेते हैं एक ही चट्टान था, दोनों तरफ से लगा, तो ये चट्टान जो है यहाँ जो क्रैक करेगा यही वाला एरिया धंसते जाएगा, ये धंस जाएगा यहाँ पर आकर, और ये वाला जस का तस रहेगा साइड से, ये जस का तस रहा, ठीक है। तो ये बन जाता है भ्रंशन। बस दोनों में याद रखना कि इसमें दोनों साइड उठ जाते हैं, अंदर वाला पार्ट ये वाला जस का तस रहेगा और ये अंदर वाला पार्ट धंसेगा और ये यथावत रहता है। दोनों ही भ्रंशन के कारण होता है। भ्रंशन के लिए आवश्यक रूप से फॉल्ट होना चाहिए, क्रैक्स होना चाहिए, फ्रैक्चर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर क्या होगा, दरार पड़ेगा। और भ्रंशन की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों, यानी कि भ्रंशन के लिए संपीड़न बल भी हो सकता है और तनाव भी, लेकिन मुख्य रूप से तनाव बल जनित बल ही होता है। अब उदाहरण में दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। देखो ये क्या है, भ्रंश घाटी है। मान लेते हैं कि ये पहले दोनों एक ही चट्टान था, ये दो चट्टान अलग अलग दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पर्वत मान लो, ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइंट होगा ऐसे, ठीक, लेकिन दोनों दिशा में विपरीत दिशा में बल लगा, एक इधर खींचा होगा और इधर खींचने से क्या हुआ कि क्रैक आ गया, ठीक है। खींचेंगे, आपस में भी खींचातानी होता है तो दो आदमियों के बीच में दरारें पड़ जाती है, तो ये दरार पड़ गया, ये दरार दिख रहा है, ये दिख रहा होगा जो नदी जा रही है, दरार पड़ा, और ये दरार क्या, जो दरार वाला हिस्सा ये नीचे धंस गया, दिख रहा है धंसा, तभी तो नदी बह रही है। तो और ये वाला पार्ट जस का तस रहा, जो चट्टान खिसका दोनों साइड से, इधर का और इधर का, ये तो जस का तस आपको दिख रहा होगा, खिसक गया है, और नीचे का पार्ट धंस जाता है, भ्रंश घाटी में धंसा हो जाता है अवतलन, और इसी घाटी से जो नदी बहती है वो भ्रंश घाटी से बहना मानी जाती है। समझ में आया क्लियर, भ्रंश घाटी क्या होता है। अब देखो ये क्या है, रैंप घाटी है। रैंप घाटी भी समझ लो कि मैं क्या बताई थी कि रैंप घाटी में ऊपर के पार्ट जब चट्टानों में क्या होगा कि संपीड़न बल लगेगा, चट्टानों के बीच या पहाड़ों के बीच या पहाड़ियों के बीच जब संपीड़न बल लगेगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में लगेगा, तो ये वाला पार्ट तो जस का तस रहेगा। देख रहे हो नीचे में कोई धसाव नहीं हुआ, रैंप घाटी है सब, ये जस का तस से कोई धसाव नहीं हुआ है, और इधर का पार्ट उठ गया है, इसके साइड वाला पार्ट इधर भी उठ गया है, साइड वाला, तो जब दोनों साइड से पार्ट, तो नीचे में घाटी बन गया, आसपास के एरिया उठा हुआ और नीचे का पार्ट इसके अपेक्षा अंदर, लेकिन खास बात है कि पार्ट धंसा नहीं है, ये वाला जस का तस लैंड दिख रहा होगा, इसमें कोई धंसाव, बल्कि ये उठ गया है, और इसी घाटी से जो नदी बहेगी वो रैंप घाटी से बहना मानी जाएगी। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी रैंप घाटी से बहती है, क्योंकि गुवाहाटी के पहले तो वो पूरा चौड़ी होकर बहती है, लेकिन जब जैसे इस घाटी में आती है तो उसकी बैंक टू बैंक दर क्या हो जाती है, बहने की जो दर है कम हो जाती है, क्योंकि ये संकीर्ण एरिया हो जाता है। समझ में आया, तो रैंप घाटी से, तो जब भी रैंप घाटी से नदियाँ बहेगी तो ये अपने थोड़ा तीव्रवान वेग हो जाएगा उसका वेग, क्योंकि जब जैसे ही नदियाँ का जो बैंक टू बैंक दूरी कम होता है तो तीव्र गति से नदियाँ बहने लगती है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि रैंप घाटी क्या है और भ्रंश घाटी क्या है। तो इसको जरूर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना। इसमें यही होता है कि अंदर के पार्ट जो है धंसने वाला जो ये धंसेगा नहीं, ठीक है, अगल बगल के चट्टान ऊपर उठ जाएंगे। अब नदी द्रोणी और जल संभर को भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स क्या करते हैं ना, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो नदी द्रोणी होता है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बड़ी नदी बेसिन पड़े हो ना, रिवर्स बेसिन, तो यही नदी द्रोणी होता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदी द्रोणी बनाती है। इसमें जब सहायक छोटी इसकी जो सहायक ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, सहायक नदियाँ आके मिलेगी, तो अपने साथ जब ये नदी चलती है तो व्यापक डायमेंशन में बड़े क्षेत्र को अपने जल से पाट देती है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं। जब बड़ी नदियों में सहायक नदियाँ आकर मिलती है और इन नदियों द्वारा जिन जिन क्षेत्रों तक जल को पहुँचाया जाता है या पाटा जाता है, यानी कि जिस जिस एरिया में नदी अपने जल को बहा कर ले जाएगी, सींच देगी, उसको हम नदी द्रोणी बोलते हैं। तो ये एक बड़ा डायमेंशन होगा। और जल संभर क्या होता है, ये जब छोटी नदियाँ, जैसे मान लेते हैं कि लूनी नदी हो गई, और भी छोटी नदी में ले सकते हो, छोटी छोटी नदियाँ पुनपुन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि छोटी छोटी सहायक नदियाँ छुटकू से आके मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को अपने जल नहीं पाटेगी, छोटी स्तर में अपने जल को फैलाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। कहने का मतलब कि नदी द्रोणी जो है, यानी कि रिवर बेसिन जो है, वो जल संभर से बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, बड़े क्षेत्र में फैलावट होता है। समझ में आ गया। चलो अब नदी की थोड़ा अवस्थाएं जान लो। नदी की अवस्थाएं 3 होती है, ठीक। नदी की अवस्थाएं क्या होती है, 3 होती है। एक युवा अवस्था, जब नदी यंग होती है, एक प्रौढ़ावस्था, थोड़ा उसके बाद वाला,
और एक वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज में, समझ गए, जब नदी ओल्ड एज में पहुंचती है। इन डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखो, युवा अवस्था क्या होता है कि ये जब पहाड़ से जब नदियाँ चलती है, ठीक है, तो बहुत ही तीव्र, जैसे हिमालयन नदियाँ हैं तो बहुत ही तीव्र वेग से नदियाँ चलती है युवा अवस्था में। नदियाँ, आप भी जैसे युवा हो, चाहे कोई भी युवा होता है, तो उसके अंदर गति होती है, एक वेग होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ देने की क्षमता होती है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, अवसान के तत्व भी दृष्टिगत होने लगते हैं। यही बात नदियों के साथ भी लागू होगा। तो युवा अवस्था में नदियाँ क्या करती है, इनका वेग तीव्र होता है। जब वेग तीव्र होगा तो क्या करेगी, अपर्दन करेगी, तोड़ेगी, फोड़ेगी, पहाड़ों को काटेगी। और ऊर्ध्वाधर इतनी क्षमता होती है कि तेजी से नीचे से अपने तली से काटती है। जैसे मान लेते हैं कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये नदी यहाँ से आई तो ये काटती चलेगी, ऐसे अंदर की तरफ काट देगी, इतना वेग तेज है कि अंदर तक जाएगी और काटेगी, ठीक है। और इसी कटाव को जब और थोड़ा तेज काटेगी अंदर की तरफ तो गॉर्ज बना देगी, यानी कि भी आकार की घाटी ही है गॉर्ज, और गहराई से काटती जाएगी, बड़ा करती जाएगी तो एक गॉर्ज हो जाएगा। तो पहाड़ जब नदी का वेग तेज होता है, अपर्दन का काम होता है, तो क्या होगा, भी आकार की घाटी बनता है। लेकिन कैसा अपर्दन, ऊर्ध्वाधर अपर्दन होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। अंदर तली को काटे अपने नदी, ऊर्ध्वाधर काटे, अपने गहराई को, अपने तली को, अपने बेड लेवल को अंदर की तरफ काटते जाए तो ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा। कब, जब नदी युवा अवस्था में होगी, अर्थात जब नदी यंग होगी। उसके बाद फिर इसी अवस्था में नदियाँ क्या करती है, भी आकार की घाटियां बनाती है। समझ गए क्यों, क्योंकि भी आकार की घाटी ऊर्ध्वाधर कटाव के वजह से बनता है, ठीक। तो ये युवा अवस्था समझ में आया। अब देखो प्रौढ़ अवस्था, यानी युवा अवस्था के बाद वाली बात जब होगी, तो इसमें नदी बाढ़ के मैदान बनाती है। क्या बनाती है, बाढ़ की मैदान बनाती है। थोड़ा वेग कम हो जाएगा, अब नदी विसर्प बनने लगेगा। जो मलबा लेकर चलेगी बहुत ज़्यादा, उसको छोड़ती चलती है जहाँ के तहाँ। और जैसे देखो, ये नदी है, विसर्प बनाएगी बाढ़ के मैदान में। क्या पहाड़ी एरिया में विसर्प बनता है, नहीं ना बनता है। जब हिमालयन रिवर सिस्टम आप लोगों को बता रही थी तो मिनरल्स बताई थी, मैदानी एरिया में आके वेग कम हो जाएगा तो मलबा को डिपोजिट करेगी। जैसे मलबा लेकर चल रही है तो थोड़ा यहाँ डिपोजिट कर दी, कुछ यहाँ, जहाँ भी मलबा डिपोजिट वहाँ से कट जाएगी। ऐसे तो विसर्प सर्पाकार रूप में नदियाँ चलने लगेगी। किस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। और क्षैतिज अपर्दन करेगी, अपर्दन तो पक्का करेगी, नदी है तो क्षैतिज अपर्दन करेगी, माने यानी कि ऐसे करेगी, ऐसे काट देगी, ऐसे काटेगी, ऐसे काटेगी। और इससे क्या होगा, नदी का जो ये बैंक है बड़ा होता जाएगा, यानी कि नदी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, नदी का विस्तार हो जाता है ज़्यादा। और जो मलबा डिपोजिट करती है नदी, जैसे मान लेते हैं कि अपना मलबा लेकर चलेगी तो डिपोजिट करते चलेगी तो उथली हो जाएगी, माने गहरी नदी नहीं रह जाएगी, थोड़ा ऊपर उठ के बहने लगती है। समझ में आया। और वेग कम हो जाएगा, बिल्कुल वेग कम हो जाएगा। क्योंकि नदी चौड़ी होकर बहने लगती है। जब चौड़ी होकर बहेगी तो वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसका वेग कम हो जाता है और नदी की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। क्लियर, प्रौढ़ावस्था। अब देखो, अब वृद्धावस्था में देख लो, नदी वृद्धावस्था अपने आप को भी रख के देख सकते हो। वृद्धावस्था जब इसमें डेल्टा बनेगा क्योंकि क्षमता बहुत कम हो जाती है, मलबा को ढो नहीं पाएगी। अब जो सेडिमेंट्स जो लेकर नदियाँ चलती है, ढोने की क्षमता कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है और सागर महासागर झील में मिल जाती है जाकर, ठीक है ना। इस अवस्था में ही नदियाँ, जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि नदी किस अवस्था सागर या महासागर में मिलेगी, तो वृद्धावस्था में मिलेगी। सागर या महासागर या झील में मिल जाती है। जैसे ये नदी चल रही है, देख रहे हो, और नदी चली यहाँ तक आते आते नदी का वेग बहुत ही कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि नदी जो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर चलती है, अपने मुहाने पे ले जाकर डिपोजिट कर देती है, सब जमा कर देगी और धीरे धीरे विभिन्न शाखाओं में बंटकर धीरे धीरे एकदम वेग एकदम कम हो जाता है और जाके सागर में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण होता है। समझ में आया। चलो, प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र का विकास अब देख लो। मान लेते हैं कि 2-4 लाइन लिखने के लिए आ जाए, या आए या ना आए, आप पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ था, ठीक। तो टर्सरी युग जानते हो, हिमालय की उत्पत्ति इस युग में हो रही थी। तो टर्सरी युग में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में, टर्सरी युग में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में एक धसाव और अवतलन हुआ था, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई विवर्तनिक विक्षोभ हुआ होगा, ठीक है, भूकंप वगैरह तो देखा गया, जिसके वजह से यह भाग समुद्र तल से क्या चला गया था, नीचे चला गया और इसके बनावट में गड़बड़ी देखा गया, ठीक। और भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, विवर्तनिक विक्षोभ आया, ठीक है। और उसी भ्रंश घाटी से कौन कौन नदी बहती है, नर्मदा और तापी। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी से बहती है।
एक तो नर्मदा तापी सबको याद रहता है, लेकिन दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। इसलिए कभी भी यूपीएससी पूछे कि भारत में केवल नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से बहती है तो गलत हो जाएगा, दामोदर भी बहती है, याद रखना, ठीक है। किन्हीं अब देखो तो फिर क्या हुआ कि किन्हीं आंतरिक कारणों से प्रायद्वीपीय खंड का जो झुकाव है, ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की तरफ अग्रसर हो गया। यही वजह है कि उत्तर पश्चिम की तरफ ज्यादा झुकाव है और अधिकतर नदियां पूरब की तरफ जाती है। कुछ नदियां दक्षिण पूर्व, कुछ नदियां दक्षिण पश्चिम की तरफ भी बहती है। मैप में दिखा देती हूँ आपको, ये देखो अधिकतर उत्तर पश्चिम की तरफ इनका झुकाव हुआ है और दक्षिण पूर्व अधिकतर दक्षिण। इस प्रायद्वीपीय पठार का विवर्तनी कुछ हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ और झुकाव इस रीजन में आप देख भी सकते हो कि ऐसे झुका हुआ है। ये पार्ट यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे झुकाव है, तो झुकाव का मतलब ये ऐसे मान लेते हैं, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये है आपका नॉर्थ, ये साउथ और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। तो ये वाला ऐसे झुका हुआ है, तो क्या झुका हुआ, कैसे, इसको क्या बोलोगे, दक्षिण साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो इसलिए दक्षिण पूर्व झुकाव है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में आकर अधिकतर नदियां गिरेगी। और कुछ एरिया का झुकाव है, इधर भी हुआ है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, ये वाला दक्षिण और पश्चिम की तरफ भी झुकाव हो जाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, ऐसे दक्षिण पश्चिम, वेस्ट माने दक्षिण और पश्चिम, ये वाला रीजन कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इस एरिया की तरफ झुका हुआ, तो इसमें जैसे तापी, नर्मदा, माही, साबरमती इस तरफ आके गिर जाती है। तो झुकाव के वजह से नदियों का डायरेक्शन गिरने का होता है कि कौन अरब सागर में जाकर गिर रही है, कौन बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही है। लेकिन आंतरिक कारणों से प्रायद्वीपीय खंड का झुकाव उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भी यहाँ एक होगा, ठीक है ना। कुछ नदियां दक्षिण पूर्व की तरफ भी जाएगी, ऐसे दक्षिण पूर्व की जैसे जैसे झुकाव होगा वैसे वैसे गिरेगी। दक्षिण पश्चिम भी यहाँ पर होगा, छूट गया है, कर लेना, की तरफ अग्रसर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानो, प्रायद्वीपीय नदी जो अभी पढ़ोगे वेस्ट फ्लोइंग, उसके पहले किसका इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र जो है हिमालयी उपवाह तंत्र से बिल्कुल प्राचीन है। हाँ है, अभी क्या बताई, हिमालय नदियां युवा है, अभी नई है। तो प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन उनके पहले की है, हिमालय नदियों के पहले की है, तो है ऐसे। अगर मैंने आपसे ऑप्शन स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी द्वारा अन्य सिविल एग्जामिनेशन में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद करना। पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के लिए जल विभाजक का काम करता है, बिल्कुल करता है। इसलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूर्वी की तरफ बहने वाली नदियों का जल और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के जल को मिलने नहीं देता है। जब गंगा रिवर सिस्टम में आप लोगों को बता रही थी इंडस रिवर सिस्टम, तो मैं अंबाला वाटर डिवाइड बताई थी, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम का पानी और सिंधु रिवर सिस्टम का पानी, यानी गंगा जल का अपवाह तंत्र और सिंधु अपवाह तंत्र का पानी क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि अंबाला डिवाइड है, ठीक है, वाटर डिवाइड है। इसी तरह प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरब की तरफ जाती है और जो पश्चिम की तरफ जाती है, दोनों नदियों का दोनों अपवाह का पानी इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बीच में क्या है, बीच में है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और ये अपलैंड एरिया होता है आसपास के, इधर के जैसे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसके बीच में एक अपलैंड है, ऊपर उठा हुआ है, माने इसके अपेक्षा और इसके अपेक्षा ये एरिया उठ गया है और ये धंसा है, इससे इसके अपेक्षा ये धंसा पर है, तो इसलिए इधर का पानी इधर चला जाएगा, इसका पानी इधर चला जाएगा। तो जो वाटर डिवाइड होता है एक अपलैंड क्षेत्र होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, वो पहाड़ भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अपलैंड रहेगा, दोनों जल क्षेत्रों के बीच में हो। तो प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व की ओर है, बिल्कुल अभी आपको दिखाई कि पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व की है। यही वजह है कि अधिकतर नदियां क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाएगा तो ये सारे करेक्ट निकलेगा, इसलिए 2 से 3 बार देखना। अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ बिल्कुल गिरती है, बहुत सारी नदियां पश्चिमी घाट से निकलेगी और मैं बता भी रही हूँ आप लोगों को। नर्मदा और तापी नदियां जो कि पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली 2 नदियां है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बिल्कुल भ्रंश घाटी से होकर बहती है और भ्रंश घाटी अभी आपको समझा दिया गया। प्रायद्वीपीय नदियों के लिए जल विभाजक का काम पश्चिमी घाट करता है, इसीलिए
वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के जल को मिलने नहीं देता है। कम ढाल होने के कारण नदियों के धाराओं द्वारा कुछ उठा पाने की क्षमता और गति कम होती है। बिल्कुल गति कम होती है, क्योंकि ढलान जितने हिमालयन रिवर्स के लिए ढलान मिलता है उतना इन नदियों के लिए ढलान नहीं मिलता है। और जब ढलान नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक वेग कम हो जाएगा, और जब वेग कम हो जाएगा तो इन नदियों को मलबा यानी कि सेडिमेंट्स कैरी करने की क्षमता या तोड़ने फोड़ने की जो क्षमता है वो कम होती है। कुछ उठा पाने की, अपने साथ ज़्यादा चीज़ लेकर नहीं चलती है, जैसे कि गंगा वगैरह नदी लेकर चलती है, ठीक है, और अपने मुहाने पर जाकर डिपॉजिट करती है। इनके साथ वैसी बात नहीं होती है, लेकर चलती है, कम चलती है। प्रायद्वीप की ज़्यादातर नदियाँ जैसे कि महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो आदि पूरब की तरफ जाती है और ईस्टवर्ड मतलब पूरब की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बिल्कुल मिलती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि जो नदियाँ पूरब की तरफ जाकर गिरती है वो क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिम घाट से निकलने वाली और पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियाँ है वो क्या बनाएगी अपने मुहाने पर, जैसे कि नर्मदा है और तापी है आदि का जाकर अरब सागर में मिल जाती है और अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी, मैं डिटेल में समझा दे रही हूँ आप लोगों को एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, क्योंकि आज के बाद फिर मैं नहीं आप भूलोगे। इसके पहले भी मैं बताई हूँ, गंगा रिवर सिस्टम बता रही थी, लेकिन आज और भी डिटेल में बता दे रही हूँ कर निर्माण करती है। अब देखो डेल्टा क्या होता है और ज्वारनद मुख क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। डेल्टा जो है प्राय उस भूभाग को कहा जाता है, ठीक है, उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचलन से निर्मित होता है, यानी कि जमाव से निर्मित होता है। विशेषतः नदी के मुहाने पर ही क्या होता है, डेल्टा बनता है, जहां वह किसी समुद्र अथवा झील में गिर जाती है, या तो झील में गिरे या समुद्र में गिरे। एक मिनट, झील में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। जैसे नदी चल रही है, ठीक है, ये सेडिमेंट्स को लेकर जा रही है, ठीक है, और अपने मुहाने पर इसकी गति बहुत ही कम हो जाएगी, तो क्या करेगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। देखो डिपॉजिट कर दिए, और जब डिपॉजिट करती है तो विभिन्न धाराओं में, विभिन्न वितरिकाओं में बंटकर चलने लगती है और यहाँ पर एक लैंड फॉर्मेशन हो जाता है। देख रहे हो, लैंड ऐसे बनाएगी, ये त्रिभुजाकार बना रही है, यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो त्रिभुज जैसा बन जाएगा, और तब जाकर इसकी विभिन्न वितरिकाएं अपना पानी धीरे धीरे कट छट कर सागर में ये मिलती जाती है। यही है डेल्टा, यानी कि आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, एक लैंड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। कई तरह के डेल्टा होते हैं जो मैं बताऊंगी, चापाकार, पांजाकार सब बताऊंगी, लेकिन अभी इतना पहले तो जानो कि डेल्टा है क्या। समझ में आया। सागर या महासागर में नदियाँ गिरने से पहले अपने मुहाने पर क्या करती है, सेडिमेंट्स को क्या कर देती है, संचयन करती है, डिपॉजिट करने लगती है और एक लैंड फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा का निर्माण तथा इसका विस्तार मुख्यतः सागर अथवा झील में प्रवाहित धाराओं के वेग पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। और अगर मान लेते हैं कि वेग निर्भर करता है, वेगवर्ती धाराएं यानी कि जो तीव्र गति से जो धाराएं चल रही है अथवा ऊंचा ज्वार भटा जो आ रहा है, जो नदी द्वारा एकत्रित अवसादों को तट से दूर ले जाते हैं, डेल्टा निर्माण में बाधक होते हैं। बिल्कुल बाधक होंगे। अगर मान लेते हैं कि नदी तेज गति से चलेगी तो अपने मलबा को क्या करेगी, धकेल के सागर तक ले जाएगी। कोई भी लैंड फॉर्मेशन इस एरिया में नहीं हो रहा है, या ज्वार भट्टा यहाँ आ गया तो यहाँ जो डिपॉजिट होगा इसके दर उसको खींच कर यहाँ ले जाएगा, तो फिर भी यहाँ पर कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं होगा और डेल्टा नहीं बनेगा। इसलिए डेल्टा बनने के लिए नदी का वेग जो है अपने मुहाने पर मंद हो जाना चाहिए, ज्वार भट्टा का एरिया नहीं होना चाहिए, तब जाकर ही डेल्टा बनेगा। अब चलो एस्चुरी के लिए देखो, ज्वारनद मुख क्या होता है, नदी का जलमग्न मुहाना। ये क्या होता है, यहाँ के भी मैं बताई थी आप लोगों को कि उस भूभाग, यहाँ पर कोई भूभाग होना चाहिए, लैंड दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि नदी का जलमग्न मुहाना, नदी का जो मुहाना भी हो बिल्कुल जलमग्न हो, जहाँ स्थल से आने वाले जल, ठीक है ना, जहाँ स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मिलन होता है। और ज्वारीय लहरें, यहाँ पर पक्का ही ज्वारीय लहरें आनी चाहिए, क्रियाशील रहती है,
तभी तो जाकर जो मलबा हो नदी का थोड़ा बहुत जो जमा होगा वो खींच कर ले जाएगा सागर में, और कोई भी लैंड फॉर्मेशन नहीं होगा, होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, जो कि लगेगा नहीं कि कोई लैंड फॉर्मेशन है, और एस्चुरी बनेगा। और मुहाने के समीप नदी का वेग क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए। और डेल्टा में क्या होना चाहिए? मंद होना चाहिए, उल्टा होता है। अथवा सागरीय तथा ज्वारीय लहरों के प्रबल होने पर मुहाने पर क्या होता है? जो निक्षेपित होने वाला चीज होता है, पदार्थ होता है, वो बहकर सागर में अधिक दूर तक चले जाते हैं, और जिससे मुहाने पर जमाव नहीं हो पाता अथवा बहुत कम जमाव होता है, और क्या बन जाएगा? एस्चुरी बन जाएगा। तो क्या क्या समझे डेल्टा और एस्चुरी में? कि डेल्टा के लिए नदी के मुहाने पर वेग कम हो जाना चाहिए, ठीक है, और एस्चुरी के लिए वेग तीव्र हो जाने चाहिए। डेल्टा के लिए ज्वार का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, यानी कुछ रीजन में ज्वार भाटा नहीं आना चाहिए, और एस्चुरी के लिए आना चाहिए। और मुहाना कैसा होना चाहिए? एस्चुरी के लिए नदी का जलमग्न होना चाहिए, बिल्कुल कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिपोजिशन नहीं होना चाहिए मलबा का वहाँ पर, ठीक है। और अब देखो जलमग्न होने के कारण, यहाँ पर जलमग्न होने के कारण एस्चुरी मत्स्य पालन, पतन यानी कि नौका चालन या पतन पोर्ट के लिए तथा औद्योगिक क्रियाओं के विकास के लिए उत्तम स्थल होता है, और ये बायोडाइवर्सिटी का भी केंद्र होता है, ठीक है। अब देखो एस्चुरी, लेकिन ये बताओ कि क्या डेल्टा में मत्स्य पालन डेल्टा वाले एरिया में हो सकता? नहीं, क्योंकि नाव तो चल नहीं पाएगी, कोई बोटिंग नहीं हो पाएगा, क्या पतन कोई बंदरगाह वगैरह वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो लैंड फॉर्मेशन है, कैसे शिप आकर खड़ी होगी। तो जब भी आपसे अगर उल्टा पूछ रही है यूपीएससी कि डेल्टा क्षेत्र मत्स्य पालन, पतन या औद्योगिक क्रियाओं के विकास के लिए उत्तम स्थल होता है, तो गलत हो जाएगा। कौन सा जगह होता है? एस्चुरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर नदी का पानी और सागर का पानी मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं होता, पानी तो मिलता है उसका भी, लेकिन बीच बीच में जैसे कि मलबा को डिपोजिट कर दिया देता है। तो जब मलबा डिपोजिट हो जाएगा तो नाव या बोट कैसे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो यही वजह है कि जलमग्न होने के कारण एस्चुरी इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? पतन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, ये क्या बोलते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस भी होता है, औद्योगिक क्रियाओं के लिए, सो मेनी थिंग्स। ओके, तो अब देखो जैसे एस्चुरीज के लिए क्या होता है कि सेमी क्लोज्ड कोस्टल एरिया होना चाहिए, अर्धखुला ये, और यहाँ से नदी चली तो सेमी क्लोज कोस्टल एरिया में थोड़ा तंग हो जाएगी नदी, अब थोड़ा नैरो होकर बहने लगती है, ठीक है। अब फैलेगी नहीं, इसका जो यहाँ से ऐसे जो जा रही थी इतना चौड़ा होकर, अब थोड़ा अचानक इस रीजन में घुसेगी तो पतली, जैसे ही पतली होती है बेगवान हो जाती है, तीव्र गति से चलने लगती है, और जैसे ही तीव्र गति से जो भी मलबा बचता है इसके साथ ले जाकर खुद आधा तो धकेल देती है सागर में, और इसी रीजन में आ जाता है यहाँ से ज्वार भाटा, ठीक है। और यहाँ जो कुछ मलबा होता है वो खींच के ले जाता है सागर तली तक, मैंने इधर ला देगा, अब मैंने अंदर गहराई तक ले गया, जो मलबा दिखेगा नहीं सागर के तल के ऊपर से, और यहाँ पर कोई नहीं लैंड फॉर्मेशन होगा। ये सागर का पानी यानी कि सी वाटर जो साल्टी होता है और रिवर जो फ्रेश वाटर है मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आराम से शिप चल सकती है, बोटिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, और यहाँ पर पोर्ट भी बन सकता है, बंदरगाह वगैरह भी बन सकता है। तभी तो यहाँ से समुद्र से शिप आई, यहाँ हम पोर्ट बनाए, तो यहाँ पर पोर्ट से वस्तु को कैरी किया जा सकता है, जबकि डेल्टा में ये सारी चीजें नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच बीच में लैंड फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये देखो ये डेल्टा है, ये दिख रहा होगा सागर वाले, ये देखो सागर, और डेल्टा कैसे है? कोई तंग गली नहीं, आराम से नदी चौड़ी होकर ही जाएगी। यहाँ से सब नदी जा रही है, ये सब जा रही है नदी से, विभिन्न भी तरीकाओं में कट रही है। और देखो यहाँ कुछ मलबा जमा कर दी, फिर कट जाएगी, यहाँ से कटी एक धारा में, इधर निकली, इधर से फिर निकल के चौड़ी हो गई, फिर यहाँ कुछ जमा करेगी, फिर इधर से कट जाएगी, इधर जमा की, इधर से कटेगी, फिर इधर जाएगी, सर्पाकार रूप में जा रही होगी, सागर में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक लैंड फॉर्मेशन कर दिए, मलबा डिपोजिट कर दिए। इसी तरह इधर भी मलबा डिपोजिट की, यहाँ से कटेगी, फिर जा रही है, फिर जाके मिलेगी सागर में। अब यहाँ भी कई धाराओं में बट के बहेगी, फिर यहाँ पर मलबा डिपोजिट की, तो इसी तरह डिपोजिट करते चलती है। तो आप ही बताओ क्या यहाँ पर नौका चालन हो सकता है? नहीं होगा। क्या मत्स्य बोटिंग हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में लैंड मिलेगा, समझ गए। और दूसरी बात, यहाँ पर औद्योगिक
डेवलपमेंट या उद्योगों से संबंधित इंडस्ट्रियल एरिया का भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता कि क्योंकि बहुत नदी की जो बहने की जो क्षमता है, जो वेग कम है, वो बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर तो वेग होना चाहिए ना शिपिंग करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, तो औद्योगिक गतिविधियाँ इस एरिया में नहीं हो पाता है। और ये चौड़ी होकर नदी विभिन्न बहुत ही कम वेग, क्योंकि इतना वेग इतने बढ़ जाती है नदी, इतने बढ़ जाती है कई क्षेत्रों में, कई धाराओं में, कई वितरिकाओं में बढ़ गई है कि ये जाके तो मिलेगी सागर में ही मिल रही है, लेकिन कई धाराओं में होकर और बहुत सारे लैंड फॉर्मेशन करते हुए। समझ में आए, यही डेल्टा है। अब देखो एस्चुरी, देखो ये एस्चुरी है, कहीं भी लैंड फॉर्मेशन पहले यहाँ से यहाँ देखो दिख रहा है लैंड फॉर्मेशन? नहीं। अब देखो ये नदी आ रही है, चौड़ी है अभी तक, यहाँ तक, यहाँ से चल रही है नदी, अब घुसेगी कोस्टल, सेमी क्लोज कोस्टल एरिया आ गया ये, देखो थोड़ा अधिकूला क्षेत्र। अब यहाँ से नैरो हो गई नदी, हो गई होगी पतली, जैसे ही पतली हुई, वेग तीव्र हुआ तो सेमी क्लोज्ड होना चाहिए कोस्टल एरिया, थोड़ा सा तो जरूर क्लोज्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर नदी अपना वेग को बढ़ा नहीं पाएगी अचानक। और जब अपने साथ कुछ मलबा जो लेकर, तब चूंकि पतली हो गई तब थोड़ा वेग तेज हो जाता है, तो ये नदी अपना कुछ जो मलबा ले जाती है, खुद आधा तो यहाँ धकेल देती है। और ये जो सागर है या महासागर है, इधर से जो है ज्वार भट्टा भी आएगा, तो यहाँ जो कुछ भी मलबा ये खींच कर अंदर तक लेके धकेल देगा और यहाँ पर कोई लैंड फॉर्मेशन नहीं होगा। और यही है एस्चुरी, यानी कि फ्रेश वाटर, नदी की पानी और खारी स्लैंटी वाटर यहाँ मिल गया। और बताओ नौका चालन के लिए है ना सही? यहाँ से नौका, जैसे सी से कोई बोट आ रही है, यहाँ आराम से आ जाएगी इस एरिया में। मान लेते कोई ये इंडस्ट्री है, यहाँ पोर्ट है, यहाँ पोर्ट का आराम से हम मतलब स्थापना हो सकता है, तो यहाँ पर यहाँ से फिर रोडवेज बनाकर यहाँ पर आराम से, क्योंकि क्लियर यहाँ पर कोई लैंडेड फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो सामान का भी मतलब इधर से इधर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। समझ गए? तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या एस्चुरी महत्वपूर्ण माना जाता है, डेल्टा नहीं। और यहाँ पर कोई लैंड फॉर्मेशन, बिल्कुल क्लियर वाटर मिल जाता है, यही है एस्चुरी। समझ सकते हैं? दिख रहा है? चलो, फिशिंग और बोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट एरिया होता है और बायोडाइवर्सिटी का केंद्र भी होता है ये। अब पढ़ोगे आप अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ, इम्पोर्टेंट। उसके पहले इतना चीज़ आपको जानना जरूरी था कि जब भी एस्चुरी आए, जब भी डेल्टा आए, जब भी भ्रंश घाटी है, रैंप घाटी है, तो आपके दिमाग में एक फिगर बने कि यही होता है। नर्मदा नदी के बारे में आप जानो, इम्पोर्टेंट है। रेवा रिवर्स, नर्मदा रिवर ओरिजिन क्या है इसका? अमरकंटक प्लेटियो है, अमरकंटक की पठार है और नियर मैकाल हिल्स है। अमरकंटक पठार मैकाल पहाड़ी श्रृंखला से ये नदी क्या होती है? निकलती है। अब देखो यही है आपका मैकाल हिल्स, ये एक मिनट, ये मैकाले हिल्स है, ये विंध्याचल रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, यानी कि विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज मैकाले हिल्स के पास मिल जाता है। ठीक है, इसी के बीच से आपकी अमरकंटक प्लेटियों से ये नर्मदा नदी निकल रही है। नर्मदा नदी आती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती, मैं बताई हूँ, और ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाएगी, भरूच के पास। गल्फ ऑफ खंबात को कैम्बेक की खाड़ी भी बोला जाता है। तो नर्मदा नदी से क्या क्या क्वेश्चन बना, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटियों से। हिल्स कौन सा है? मैकाले हिल्स है। मैकाले हिल्स के नजदीक में ही अमरकंटक प्लेटियो है। अमरकंटक प्लेटियो से एक और भी इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, सोन नदी, जो कि उत्तर की तरफ चलेगी यहाँ से, और वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जाके पटना के पास वो मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक, तो दो नदियाँ निकलती है, एक अमरकंटक प्लेटियो से, एक तो प्रायद्वीपीय नदियाँ है जो कि नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, प्रायद्वीपीय नदियों में वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे बड़ी है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। ओवरऑल गोदावरी नदी बड़ी है प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? नर्मदा नदी के बीच में कौन कौन पर्वत श्रृंखला आता है? तो एक विंध्याचल रेंज है और एक सतपुड़ा रेंज है। विंध्य रेंज जो है नर्मदा के क्या है? उत्तर में है। सतपुड़ा रेंज क्या है? दक्षिण में है। बार बार इन चीजों को करना, क्योंकि यहीं से स्टेटमेंट बनता है यूपीएससी द्वारा। पूछ देगा कि सतपुड़ा रेंज के दक्षिण से नर्मदा नदी निकलती है, तो सतपुड़ा रेंज के उत्तर से निकल रही है। देख रहा है, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा रेंज के ऊपर हुई नर्मदा, यानी कि उत्तर से निकल रही है। और नर्मदा रेंज के उत्तर में विंध्य रेंज है, तो बिल्कुल है। तो ये सब कुछ बार बार जब भी पढ़ना आप, तो इन सारी पिक्चर को इमेजिन करना और
कई बार अपने दिमाग में क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हुए पढ़ना, ठीक है। तो नर्मदा रेंज के नर्मदा रिवर के ऊपर में विंध्या रेंज, दक्षिण में सतपुड़ा रेंज, ओके। इसी के बीच से नर्मदा नदी निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलो, इट फॉलोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा, बिल्कुल जा रही है। यह भ्रंश घाटी से बहती है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है इन अ पेनिनसुलर रीजन, बिल्कुल। टोटल लेंथ है 1310 किलोमीटर, कहीं कहीं 12 भी किलोमीटर देगा, ठीक है। तो 1310 किलोमीटर जहाँ से निकलती है और जहाँ जाकर गिरती है उसके बीच में इसका डिस्टेंस है 1310 किलोमीटर। आल्सो नोन एज रेवा रिवर, इसी नदी को रेवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इट फॉलोज थ्रू छत्तीसगढ़ में, दिखाई थी ना अमरकंटक प्लेटियो जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य को जरूर याद रखना, और इसीलिए पॉलिटिकल मैप भी डाल दी थी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात से होते हुए ये नदी जाती है। कुल 1310 किलोमीटर दूरी को तय करती है और इट मेक्स गॉर्ज भी बनाती है। ट्रिब्यूटरी जिसकी क्या है, दही, तवा, हिरन, बरना, चोरल, करम, लोहार, साकर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिब्यूटरीज, अगर बन सके तो याद कर लेना, अच्छी बात है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। बस 2-3 याद होना चाहिए कि तावा इसकी जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। तावा, वरना, एक वरना गाड़ी से याद कर लेना, क्योंकि रिफ्ट घाटी से नर्मदा नदी बहती है तो थोड़ा बेग से बहती है, तो वरना गाड़ी, कार याद रखना। दही, शाकर, दही में शक्कर डल के खाते हैं, नर्मदा, कितना प्यारा नाम है, दही शक्कर खाते कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ करके याद करोगे तो याद हो सकता है 2 से 3 बार अगर ट्राई हो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक तावा याद रखना, तावा इसकी लंबी ट्रिब्यूटरी है। यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो यही नदी, नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती है जबलपुर में। और दुग्धधारा जलप्रपात और कपिला धारा जलप्रपात भी ये नदी बनाती है। जब अमरकंटक प्लेटियो से चलती है 8 किलोमीटर जाती है तो दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है, फिर अगले 10 किलोमीटर पे आगे बढ़ेगी तो कपिला धारा जलप्रपात बनाती है यही नदी, ठीक है। और इस नदी पर कुछ मुख्य बांध भी है, जैसे कि एक तो सरदार सरोवर डैम है, इम्पोर्टेंट डैम है आपके लिए, और एक इंदिरा सागर डैम है, एक ओमकारेश्वर डैम है, और एक माहेश्वर डैम है। एक और डैम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो 3-4 और डैम, नहीं 3-4 तो नहीं, लेकिन 2-3 और डैम है, लेकिन इंपॉर्टेंट डैम मैं मेंशन कर दी हूँ। सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम और माहेश्वर डैम कम से कम आपको याद होना चाहिए, इसी नदी पर है। और सरदार सरोवर डैम से कौन कौन लाभान्वित होता है, तो ये देख लो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, ये स्टेट जरूर आपको याद होना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वाटर भी मिलता है सरदार सरोवर डैम से। और लाभान्वित बेनिफिशियरी स्टेट जो है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। देखो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये तो नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान कहाँ से आ गया? तो राजस्थान भी है, मैं आपको बता दे रही हूँ। सरदार सरोवर डैम से छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं होता है, राजस्थान को लाभ होता है, जबकि ये नदी राजस्थान से नहीं जाती है, फिर भी सरदार सरोवर डैम से राजस्थान लाभान्वित होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा, इसलिए मैं मेंशन कर दी यहाँ पर आपको, और इसे आप जरूर याद कर लेना। इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम और माहेश्वर डैम भी इसी नदी पर है। कान्हा नेशनल पार्क इसी नदी के नजदीक है, ठीक है ना। यहाँ पर नोट करके मैं लिख दी हूँ कि चूंकि नजदीक तो है कान्हा नेशनल पार्क, लेकिन इससे यानी कि कान्हा नेशनल पार्क से नदी नहीं जाती है, याद रखना, बल्कि नर्मदा की 2 ट्रिब्यूटरीज कान्हा नेशनल पार्क से जाती है। कान्हा नेशनल पार्क से नर्मदा नदी नहीं जाती, इसलिए कभी भी भविष्य में क्वेश्चन बने कि कान्हा नेशनल पार्क से नर्मदा नदी जाती है तो गलत हो जाएगा। इसके ऊपर में है कान्हा नेशनल पार्क, नदी के ऊपर में है और नीचे से नर्मदा नदी गुजर जाती है, इसके ट्रिब्यूटरी जरूर जाती है। समझ में आया? अब चलो ये देखो, धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में है, जबलपुर, बहुत ही अच्छा लगता है देखने पर, सीन बहुत ही जबरदस्त लगता है। और ये धुआं सा उठता है जब जल ऊपर से ये पानी गिरता है यहाँ पर, तो ये पानी गिरता है तो फुवारे से धुआं से ये दिखने लगता है, इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है।
अब नर्मदा नदी से जितने भी क्वेश्चन बन सके थे मैं आप लोगों को बताई, और उतना अगर कर लोगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है। तापी नदी, तापी नदी, इसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं, ठीक है, ताप्ती नदी भी बोला जाता है। और इसका स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है, मुल्ताई हिल, मुल्ताई हिल्स, बैतूल जिला मध्य प्रदेश, याद रखना बैतूल जिला मध्य प्रदेश। और ये कहाँ से कहाँ कैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ जाने वाली है, भ्रंश घाटी से भी जाएगी। और ये सेंट्रल सतपुड़ा, जो सेंट्रल सतपुड़ा है वहीं से ये निकलती है नदी, और ये इसके उत्तर में है सतपुड़ा श्रेणी और दक्षिण में है अजंता श्रेणी, जबकि नर्मदा के दक्षिण में क्या था, सतपुड़ा श्रेणी। इन्हीं चीज़ों पे आपका फोकस करना है। यहाँ पर आप बस अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, बस आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। यानी कि सतपुड़ा श्रेणी तापी नदी के उत्तर में है और अजंता श्रेणी दक्षिण में है, और इन्हीं के बीचों बीच तापी नदी जाएगी भ्रंश घाटी से, और ये भी नदी जाके गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है सूरत सिटी के पास, नियर सूरत सिटी। यानी कि सूरत सिटी जो है किस नदी के तट पे आएगा, तो इसी तापी नदी के तट पे आएगा, ठीक है। तो इट फॉलोज थ्रू, सबसे पहले आपको तो राज्य पक्का याद करना होगा, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल, गुजरात, गुजरात यस, और महाराष्ट्र, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर से जाती है। 3 राज्यों को याद कर लेना। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को कि देखो कम से कम पॉलिटिकल मैप, यस तापी, वेर इज तापी, यस तापी आपको दिख रहा है, मुल्ताई हिल्स बताई हूँ, मध्य प्रदेश, बैतूल जिला है, मध्य प्रदेश में नदी है ना। अब देखो ये महाराष्ट्र में आई, बिल्कुल ये गुजरात, ये वाला एरिया गुजरात बॉर्डर पे भी जा रही है नदी, और महाराष्ट्र भी तापी नदी। तो इन्हीं चीजों को देखना होता है, यानी कि 3 राज्य को टच कर दी, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो चूंकि गुजरात के तो कैम्बे में जाकर मिल ही रही है, तो गुजरात तो है ही। मेरे दिखाने का मकसद था कि तापी जो नदी है आपके महाराष्ट्र को भी टच कर रही है, देख लो यही कैम्बे की खाड़ी है, यहाँ से ये सब, ये कैम्बे किसी में गिरेगी तो ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से भी जाती है। तापी समझ में आ गया, 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखना। इट मीट्स गल्फ ऑफ खंबात नियर सूरत सिटी, सूरत सिटी के पास ही गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है, और इसे नर्मदा की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह भी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और उकाई बांध, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उकाई बांध इसी नदी पर है। उकाई बांध किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। कौन सी नदी है, तो नदी है तापी। और गिरना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है, तो ये भी तापी नदी पर है, इसी नदी के ऊपर है। क्वेश्चन क्या क्या बना, उकाई बांध किस राज्य में, गुजरात, कौन सी नदी, तापी नदी। गिरना बांध कौन से राज्य, महाराष्ट्र, कौन सी नदी, तापी नदी। चलो तापी नदी गिर कहाँ रही है, गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात को क्या बोलते हैं, कैम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं। कैम्बे की खाड़ी कहाँ पड़ता, अरेबियन सी में। अब माही नदी, ये माही, महेंद्र सिंह धोनी। स्रोत विंध्य पहाड़ी, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, मध्य प्रदेश। यह दक्षिण पश्चिम की ओर, ये डायरेक्शन में बहेगी, दक्षिण पश्चिम की, जहां हालांकि जहां से निकलती है सीधे ऊपर ऐसे निकलती है, फिर क्या हो जाती है दक्षिण पश्चिम। तो यह दक्षिण पश्चिम की ओर आनंद तथा बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला डिनोट करने का मेरा मकसद ये था कि याद रखना कि राजस्थान में भी जाती है। और बांसवाड़ा जिला क्या है, राजस्थान का दक्षिणी जिला है। बांसवाड़ा जिला राजस्थान से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य आ गया, मध्य प्रदेश तो निकल ही रही है, तथा अंततः एक मुहाना बनाकर खंबात की खाड़ी, जैसे ही खंबात आएगा तो गुजरात भी आ गया, जाती है, और बांसवाड़ा आया तो यानी कि 3 राज्यों को टच करेगी। तो इट फॉलोज थ्रू मध्य प्रदेश, वहां से तो निकल ही रही है विंध्य रेंज से, और राजस्थान बांसवाड़ा को टच करती है, बांसवाड़ा में फ्लो करती है, और गुजरात में जाकर गिरेगी खंबात की खाड़ी में। तो इट फॉलोज थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। और माही बजाज डैम जो है इसी नदी के ऊपर है, माही से माही बजाज सागर डैम
इसी नदी के ऊपर है। अ मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद द एग्रीकल्चरल लैंड 63% अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि इस नदी बेसिन का जो पानी है उसका 63% करीब करीब कृषिगत कार्य में उपयोग कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह इंडस्ट्री इस नदी के आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कृषि लैंड का ही हुआ है। समझ में आया? चलो अब साबरमती नदी देखो, इंपॉर्टेंट रिवर है। साबरमती जो नदी है इसका स्रोत जो है ओरिजिन है अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स उदयपुर, याद रखना, उदयपुर शहर। साबरमती नदी, यह नदी अरावली श्रेणी के दक्षिणी ढाल को अपवाहित करती है। यह खंबात की खाड़ी में मिलने से पहले लगभग उत्तरी दक्षिणी मार्ग में बहती है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। साबरमती अरावली हिल्स से निकलती है, इसलिए मैं उदयपुर भी डिनोट कर दी हूँ ताकि आपको याद रहे कम से कम। और इस नदी बेसिन का अधिकतर जल जो है लगभग 74% कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चरल अकाउंटिंग नियर अबाउट 74%। ओके, तो इस नदी के भी पानी का अधिकतर हिस्सा एग्रीकल्चरल गतिविधियों के लिए उपयोग कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री वगैरह का डेवलपमेंट इस नदी के आसपास में नहीं हुआ है। यह भारत के सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। कई एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। दामोदर और साबरमती प्राय ऑप्शन में मिल जाता है, तो दामोदर अगर साबरमती नहीं रहेगा तब दामोदर मारना, लेकिन अब ऑप्शन में अगर साबरमती और दामोदर रहे तो साबरमती पे टिक करना। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित नदी है तो साबरमती कहाँ से निकल रही है? अरावली हिल से निकल रही है। जैसे ही अरावली हिल से निकलेगी तो इसका संबंध निश्चित तौर पर क्या होगा? राजस्थान से होगा। इस बात को आप याद रखना। अब देखो, इसी बीच में हम एक नदी और भी आप लोगों को बता दूं, लूनी। हालांकि ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, राजस्थान की ये नदी है और मरुस्थलीय नदी है, लेकिन आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ रहे हो और ये वेस्ट की तरफ ही बहती है, तो इसे भी आप जान लो, ठीक है। इसी क्रम में ये नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर नाग पहाड़ी से निकलेगी और अजमेर और जोधपुर शहर इसी नदी के तट पे है। एक जोधपुर भी शहर है, इसी नदी के तट पर है। दरगाह शरीफ जो अजमेर के बगल में है, उसी के आसपास ये नदी निकलती है। और अरावली क्या है? श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी होगा, नाग पहाड़ी है ये, और वहीं से नदी आपकी निकलती है। और ख़ास बात यह है, इस नदी के लिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 495 किलोमीटर प्रवाहित होती है। राजस्थान के लिए लाइफलाइन भी मानी जाती है ये नदी, और ये जाकर कच्छफ रन में विलीन हो जाती है। कच्छफ रन जो है, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि खंभात की खाड़ी में जाती है, तो बिल्कुल नहीं जाती है, क्योंकि अरब सागर तक पहुँच ही नहीं पाती है। ये नदी तो कच्छफ रन यानी कच्छ के दलदल एरिया में ही विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। समझ गए? तो यानी कि ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए ये नदी के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी। कौन सा रेंज है? अरावली रेंज है। और शहर कौन से बसेगा? इस बसावट हुआ है कि शहर का तो अजमेर है, जोधपुर है। और ये नदी कहाँ जाकर लुप्त हो जाती है? तो कच्छफ रन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए। और ये नदी अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है। अब चलो साबरमती देख लो। साबरमती आपको बताई थी, ये भी अरावली से निकलेगी, अरावली उदयपुर के पास से निकलती है साबरमती। और ये नदी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है कि एक तो अहमदाबाद शहर इसी नदी के तट पे है, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी इसी नदी के तट पे है, और गांधी आश्रम भी इसी नदी के तट पर है। याद कर लेना, उदयपुर से भी जाएगी, राजस्थान से भी जा रही है। और आप अपने हैंड से मैपिंग जरूर करना, तभी जाकर आपको याद होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि हैंड मैपिंग आपको करना पड़ेगा अगर ज्योग्राफी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो। और ये देखो, कैम्बे की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात है, यहीं पर आकर ये भी नदी गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन नदियाँ गिरती है, इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक बनाई हूँ। समानता याद रखना। श से क्या हो जाएगा? साबरमती। माँ से क्या हो जाएगा? माही। न से क्या हो गया? नर्मदा। और ता से ताप्ती। अगर समानता याद रखोगे तो गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ऑटोमेटिक याद हो जाएगी सब। और कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इन्हीं चारों नदियों से पूछा जाएगा और आप करेक्ट करके आओगे। बस समानता याद रखना। अब इसके बाद साबरमती मैं बता दी, याद रखना। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर और गांधी आश्रम जो साबरमती के तट पर है, ठीक।
और एक चीज़ और बताऊँ मैं माही नदी के बारे में। माही नदी तो मैं अभी आपको कंप्लीट करा दी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जान लो माही नदी के बारे में, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये धार जिला से निकल रही है, MP, विंध्य पर्वत श्रेणी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यही माही नदी काटती है। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। और विषुवत रेखा को कौन काटती है 2 नदी, तो जायरे नदी या कांगो नदी, याद कर लेना उसको भी, जायरे या कांगो इक्वेटर को काटती है 2 बार, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका में है सब। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, लिम्पोपो म आ रहा है ना, लिम्पो तो मकर समझ लेना। अब माही तो आपको पता ही है, कर्क रेखा को 2 बार काट दे रही है, ठीक है। और माही नदी के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी माही नदी है, ये नर्मदा नदी, ये तो दिखा दी, तो बता दी आपको किसकी पर्वत श्रेणी से, तो विंध्य पर्वत श्रेणी आएगा और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक बार प्रैक्टिस करा दूं, तापी नदी ये जा रही है, इसके बीच में कौन सा श्रेणी आ गया, तो सतपुड़ा, और आ जाएगा अजंता, ठीक है। इन चीज़ों को बार बार आप देखना। चलो, नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही थी, अमरकंटक प्लेटियोर, मैकाले हिल्स, और वहीं पर एक जगह है नर्मदा कुंड। अगर प्रॉपर बिल्कुल ही पार्टिकुलर जगह पूछ रहे तो नर्मदा कुंड। और नर्मदा जहाँ से निकलती है वहीं से सोन नदी भी निकलती है, लेकिन सोन उत्तर की तरफ चली जाती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। इधर से आपको पता चल गया खंभात की खाड़ी, समानता। अब आ जाओ और छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में देख लो, एक मांडवी और जुआरी नदी, देखो इंपॉर्टेंट नदी है गोवा के लिए, ठीक है ना। दोनों नदी का संबंध गोवा से है, ये गोवा है, ये गोवा से है। और ये जो मांडवी नदी है गोवा की जीवन रेखा कहलाती है, और इसी नदी के तट पे पणजी शहर है, ठीक। गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी, और मरमा गोवा जो बंदरगाह का नाम सुने होंगे, जुआरी नदी के मुहाने पर भी है। तो याद रखना, कभी भी पूछे कि मरमा गोवा जो बंदरगाह है वो मांडवी नदी के मुहाने पर है, तो फाल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। किस नदी के मुहाने पर है, तो ये मरमा गोवा जुआरी नदी के मुहाने पर है। नोट करके मैं एक चीज और आपको लिखी हूँ कि दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर ही है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, मांडवी नदी पर ही है। और एक चीज भी, दुग्ध धारा जलप्रपात किस पे है, वो अभी नर्मदा बताई हूँ, तो याद रखना आप। और जुआरी नदी देखो, जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है, मांडवी नहीं है, जबकि इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन तो है लेकिन लंबी नहीं है। कौन नदी है भाई, तो गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, हेमदवारसम से होता है। और शरावती नदी जो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में शरावती नदी ये देख रहे हो कर्नाटक। और यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। किस जिले से, गुरसप्पा जलप्रपात, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है और इसी नदी के ऊपर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। समझ में आया, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नदी पे, शरावती नदी। शरावती नदी का संबंध किस राज्य से, कर्नाटक। अब पेरियार नदी देखो, पेरियार केरल की नदी है, कुछ केरल की इंपॉर्टेंट नदी वेस्ट फ्लोइंग है जो देख लो, कहीं से भी क्वेश्चन है ताकि छूटे ना आपका। यह केरल की प्रमुख नदी है, इंपॉर्टेंट रिवर। इस नदी को केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और इडुक्की परियोजना इसी नदी पर है, इसी नदी के ऊपर है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह अन्नामलाई, ठीक है ना, यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, याद रखना, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। एक भरत पूजा पूजा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, भरत पूजा, यह भी केरल की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, केरल की महत्वपूर्ण नदी है और अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। एक पंबा नदी, अभी बेम्बनाथ झील आपको दिखाई थी ना, तो पंबा नदी वही बेम्बनाथ झील में जाती है, इसीलिए मैं डिनोट कर दी हूँ। यह भी केरल की नदी है तथा यह नदी बेम्बनाथ झील में जाकर संगम कर लेती है, गिरती है। तो कभी भी पूछा जाए कि क्या बोलते हैं कि पेरियार नदी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर है केरल की, बेम्बनाथ झील में जाकर गिरती है तो गलत हो जाएगा। पंबा नदी गिरती है और अन्नामलाई से निकलती है पेरियार, अन्नामलाई से निकलती है भरत पूजा भी। और इसी के साथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर प्रायद्वीपीय नदी में खत्म हुआ। हाँ, नर्मदा नदी के बारे में आप एक चीज़ और जान लीजिएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए क्या है, लाइफ लाइन मानी जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए इसको लाइफ लाइन माना जाता है। किसको, तो नर्मदा नदी को माना जाता है, ठीक है। चलो, तो जितनी भी वेस्ट
फ्लाइंग जो प्रायद्वीपीय रिवर्स थी, इम्पोर्टेंट थी, जो मैं आप लोगों को करा दी, कुछ एक्स्ट्रा भी करा दी हूँ। तो आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और हैंड मैपिंग के माध्यम से करने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव यू नाइस डे।